जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन्स के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। तो दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपकी ज़िंदगी संघर्षों से भरी है तो आप संघर्षों से ना घबराएं। और अगर आपने संघर्ष करके परेशानियों से पार पा लिया तो यकीन रखें कि आपका ही भविष्य सुनहरा होगा और बहुत अच्छा भविष्य होगा। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए नोवाक जोकोविच, बी डैनियल मेदवेदेव, सी महेश भूपति और डी रोहन बोपन्ना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है। और नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में डैनियल मेदवेदेव को हरा दिया। यह जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो दोस्तों, याद रखें कि जोकोविच ने अभी तक 18 ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं। साथ ही 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है, तो 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीते हैं। और उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2008 में जीता था। दोस्तों, अब हम नज़र डालेंगे नोवाक जोकोविच के बारे में। बता दें आपको सबसे पहले कि यह सर्बिया के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। तो याद रखें दोस्तों, नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बारे में बताएं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी, मतलब इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। तथा हाल ही में महिला सिंगल्स 2021 ऑस्ट्रेलियाई ओपन में नाओमी ओसाका ने खिताब जीता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी दिल्ली, सी लक्षद्वीप और डी चंडीगढ़। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया है। दोस्तों, अब हम लक्षद्वीप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है तथा यहाँ के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जो कि कुल 36 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तथा इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि लक्षद्वीप के पूरे द्वीप प्रवाल से बने हुए द्वीप हैं तथा यह कोरल द्वीप का उदाहरण है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखें, पूछा जाता है कि भारत के प्रवाल द्वीप कौन से हैं द्वीप समूह, और ऑप्शन होते हैं अंडमान निकोबार वगैरह और लक्षद्वीप। तो याद रखें आपको कि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप से बना हुआ द्वीप है, प्रवाल से बने हुए द्वीप है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं, ए मेघालय, बी असम, सी त्रिपुरा और डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव असम में रखी गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम में दर्रांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी। अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ बनाया जाएगा। यह 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों का प्रशिक्षण प्रदान करेगा और इसका जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, जापान, इंग्लैंड जैसे देशों के साथ समझौता होगा। अब दोस्तों, नज़र डालेंगे असम की तरफ सबसे पहले। तो जैसे हम देख सकते हैं, यह पूर्वोत्तर की 7 बहनों में से एक राज्य है जो काफ़ी लंबाई में फैला हुआ है। और आपको बता दें दोस्तों कि असम की राजधानी दिसपुर है और असम की स्थापना राज्य के तौर पर 15 अगस्त 1947 को ही हो गई थी, आज़ादी के पश्चात। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। दोस्तों, अगर हम असम की सीमा देखेंगे तो जैसे हम देख सकते हैं, असम की सीमा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम व पश्चिम बंगाल से इसकी राजकीय सीमा और बांग्लादेश से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, साथ ही भूटान से भी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो बांग्लादेश और भूटान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल 7 राज्यों से इसकी वो राजकीय सीमा लगती है। अब दोस्तों, आपको बता दें अगर असम के मुख्य नेशनल पार्क के बारे में, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग के गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, यह 5 के यहाँ के प्रमुख हैं और 5 ही इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखें।
दोस्तों असम के बारे में और तथ्य बताएं तो आपको बता दें कि देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल बोगीबील रेल रोड पुल असम में ही स्थित है, और देश का सबसे लंबा नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है, यह भी असम में ही स्थित है। दोस्तों भारत का पहला तेल संग्रहालय असम में खोला जा रहा है, तथा यहाँ असम के बारे में और बताएं दोस्तों तो असम का अगर प्रमुख लोक नृत्य देखें तो बिहू लोक नृत्य असम का प्रमुख लोक नृत्य है। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत के प्रत्येक राज्य भर लोक नृत्यों पर से वीडियो बनाई जा चुकी है, जो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब उसे भी ध्यान से देख लें। दोस्तों आपको बता दें कि असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य भी असम ही है, और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिड़ियाघर असम राज्य का चिड़ियाघर है, तथा एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी डिगबोई तेल रिफाइनरी असम में ही स्थित है, जो एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। और दोस्तों आपको बता दें कि असम में एक प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर, जो पूछा जाता है, तो वह भी आप याद रखें। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीआर पर राजनीतिक जीवनी मावरिक मसीहा का विमोचन किसने किया है? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी अमित शाह, और डी एम वेंकैया नायडू। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में एनटीआर का राजनीतिक जीवनी मावरिक मसीहा का विमोचन एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। एम वेंकैया नायडू जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। उसके पहले आपको बता दें कि मावरिक मसीहा वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुंडला द्वारा लिखित है। तो दोस्तों आप इसके राइटर का नाम बहुत अच्छे से मार्क कर लें, रमेश कुंडला, और लिख लें, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव पर एक राजनीतिक जीवनी है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन ईंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन हैं ए ग्रीन स्टेट नॉर्वे, बी ग्रीन स्टेट डेनमार्क, सी ग्रीन स्टेट स्विट्जरलैंड, और डी ग्रीन स्टेट जर्मनी। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन ईंधन के लिए ग्रीन स्टेट नॉर्वे के साथ समझौता किया है। दोस्तों याद रखें कि इंडियन ऑयल ने किसके साथ समझौता किया है? ग्रीन स्टेट नॉर्वे के साथ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ग्रीन स्टेट नॉर्वे की एक सहायक कंपनी ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों अगर आपको इंडियन ऑयल के बारे में बताएं तो इंडियन ऑयल की स्थापना 1959 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं। तो दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि अध्यक्ष और सीईओ पूछे जाते हैं, कि इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को 100वां K9 वज्र होवित्जर किसने सौंपा है? आपके ऑप्शन है ए टाटा ग्रुप, बी L&T, सी DRDO, और डी इसरो। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय सेना को 100वां K9 वज्र होवित्जर L&T ग्रुप ने सौंपा है। दोस्तों सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवाने ने गुजरात के हजीरा में बख्तरबंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स में लार्सन एंड टर्बो L&T का जो फुल फॉर्म होता है द्वारा निर्मित 100वां K9 वज्र ट्रैक स्वचालित होवित्जर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और दोस्तों आपको बता दें कि यह 100 होवित्जर बनाने का ठेका L&T कंपनी ने 2017 में अनुबंध करके लिया था। दोस्तों अगर आपको L&T के बारे में बता दें तो L&T कंपनी मतलब लॉर्सन एंड टर्बो की स्थापना 7 फरवरी 1938 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष अनिल मणिभाई नाइक और सीईओ SN सुब्रमण्यम हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ए मालदीव, बी इथियोपिया, सी थाईलैंड, और डी नाइजीरिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर भारत ने इथियोपिया देश के साथ समझौता किया है। दोस्तों आपको बताएं तो इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डैमेक मैकोनन हसैन द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों की एक श्रृंखला पर उपयोगी और उत्पादक विचार विमर्श करने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। दोस्तों अगर हम इथियोपिया के बारे में देखें तो यह
अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी अदिस अबाबा है तथा यहाँ की मुद्रा बिर्र है। दोस्तों अगर हम इथियोपिया के वर्तमान राष्ट्रपति देखें तो साहेल बार्क ज़्वैडे हैं तथा यहाँ के प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं। दोस्तों और अन्य तथ्य बता दें तो आप देख सकते हैं इथियोपिया पूरी तरह से एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश का मतलब ये होता है जिसकी कोई भी सीमा किसी भी समुद्र को टच नहीं करती है, सिर्फ देशों से लगती है। दोस्तों आपको बता दें कि अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश इथियोपिया है तथा इसकी सीमा अगर हम देखें दोस्तों तो देख सकते हैं सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और केन्या से इसकी मुख्य सीमा लगती है। दोस्तों आपको और बता दें तो यह दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थलरुद्ध देश है। तो दोस्तों अगर स्थलरुद्ध देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछे तो कौन है? इथियोपिया। और वैसे सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो चीन। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है भारत का कौन से राज्य में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी उत्तराखंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत का उत्तराखंड राज्य महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें इस कानून के तहत महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। दोस्तों अगर हम नजर डालें उत्तराखंड की तरफ तो यह उत्तर भारत में स्थित उत्तराखंड है जो उत्तर प्रदेश से पृथक हुआ था। दोस्तों अगर आपको बताएं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह तथा यहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुई थी। अगर हम उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखें तो राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखें दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिनमें से 4 पर आप स्टार लगा लें। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी मतलब फ्लावर्स वैली नेशनल पार्क पर स्टार लगा लें। दोस्तों अगर हम यहाँ की उत्तराखंड की प्रमुख परियोजनाएं देखें तो ग्लौगी जल विद्युत परियोजना जो कि यहाँ की प्रथम और भारत की प्रथम भी है जो 1909 में स्टार्ट हुई थी। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो भागीरथी और भीलंगाना नदी पर है। विष्णु प्रयाग परियोजना जो अलकनंदा नदी पर है। धौलीगंगा परियोजना जो धौलीगंगा नदी पर है। पंचेश्वर परियोजना और मनेरी परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। दोस्तों एक बार रिपीट कर दूंगा, आप लोग याद रखना नदियों का नाम और इस रोक के एक बार अगेन रिपीट करके सुन लेना, लेकिन ध्यान से सुनना कि गिलौगी जल विद्युत परियोजना जो कि 1909 में स्थापित हुई। टिहरी जल विद्युत परियोजना जो भागीरथी और भीलंगाना नदी पर है। विष्णु प्रयोग परियोजना जो कि अलकनंदा नदी पर है। धौलीगंगा परियोजना जो कि धौलीगंगा नदी पर है। पंचेश्वर परियोजना और मनेरी परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर है। दोस्तों अगर हम इसकी उत्तराखंड की सीमाएं देखें तो तिब्बत तथा नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी राजकीय सीमा साझा करता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किसने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की सदस्यता की शपथ ली है? आपके ऑप्शन है ए रंजीत कुमार, बी प्रभाष कुमार सिंह, सी सुमन वर्मा और डी संजय माथुर सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में प्रभाष कुमार सिंह ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की सदस्यता की शपथ ली है। प्रभाष कुमार को 16 दिसंबर 2020 को जारी आदेश के तहत सदस्य नियुक्त किया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे आदेश भले ही 16 दिसंबर 2020 को हुआ था लेकिन इनकी नियुक्ति हाल ही में फरवरी में हुई है और यह अभी झारखंड SERC में सदस्य के तौर पर कार्य कर रहे थे। तो इससे पहले यह कहाँ कार्य कर रहे थे? झारखंड SERC में। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और 2021 की जगह किस वर्ष कर जाने का संभावित घोषणा की गई है? तो दोस्तों याद रखें कि आपसे पूछा गया है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 2021 की जगह किस वर्ष की जाने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन हैं ए 2022, बी 2023, सी 2024 और डी 2025। तो दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 2021 की जगह 2022 में की जाने की घोषणा की गई है और यह
लॉन्चिंग भी संभावित ही होगी। दोस्तों अगर चंद्रयान 3 आया तो आपको चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड की भी लॉन्चिंग बता दें। चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, जबकि चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप सब हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल की अदर इम्पोर्टेंट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ कुछ थोड़ा सा समय निकाल कर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। और आपको अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन करके क्लास की पीडीएफ भी ले सकते हैं। एक बार फिर से क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।